बिगेस्ट रीजंस फॉर यूएसए स्टडी वीजा रिफ्यूजल। वो कोई भी वर्थ ही नहीं, आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। बैकग्राउंड दे मे रिफ्यूज योर वीजा ऑल्सो। देखने में पता चलता है कि हम रिफ्यूजल लेने गए थे, सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हुआ। सो हमें इन क्वेश्चन से जरूर बचना है। Hello everyone, in this video I'm going to discuss what are the biggest reasons for USA study visa refusal। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मिलते हैं, सर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। देखने में पता चलता है कि हम रिफ्यूज़ल लेने गए थे, उन्होंने नहीं दिया। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी है एज अ स्टडी वीज़ा एस्पिरेंट इंटरव्यू से जाने से पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी है ताकि हमारा वीज़ा अप्रूव हो, रिफ्यूज़ ना हो। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है मेनली तब जब आप वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। एट दैट टाइम योर चॉइस ऑफ द कंसल्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंसल्टेंट का चॉइस गलत है तो आपका जो वीज़ा अप्रूव होना वो कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ हो जाएगा। हमने देखा है स्टूडेंट्स जिनके 90% 95% मार्क्स हैं, पर कुछ कंसल्टेंट की सिली मिस्टेक्स की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। सच में बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख के। ये स्टूडेंट अब अपने चांसेस बहुत कम कर चुका है, क्योंकि स्लॉट्स नहीं मिलेंगे जल्दी हमें रिफ्यूज़ल के बाद। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जब भी आपकी फ़ाइल को ओपन करेगा, आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उस टाइम वो ज़रूर एक बार क्या 10 बार सोचेगा कि आपका पहला रिफ्यूज़ल क्यों आया था। बिकॉज उसको जजमेंट चेंज करने में बहुत एफर्ट लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना होगा ताकि वो किसी अपने कुलीग की जजमेंट को चेंज करे और कोशिश करें उस सेम एम्बेसी में इंटरव्यू देने ना जाएं जिस एम्बेसी में आपने पहले दिया था। अपना लोकेशन जरूर चेंज करें, because in that case visa officer is again a colleague of that person and on that ground they may refuse your visa also। सो यहाँ पे जानते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या कारण है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। सबसे पहला यहाँ पे कारण है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सिलेक्शन। कॉलेजेस इवन बेटर इन यूएसए। मैं कॉलेजेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आपको उनका रैंकिंग जानना है, आपको उनका रिकॉर्ड जानना है, क्या वो कॉलेज एक्चुअल में अच्छा कॉलेज है कि नहीं है। कोशिश करें तो कॉलेजेस से दूर ही रहें, खासकर कम्युनिटी कॉलेजेस से। कुछ नए कंसल्टेंट मेहनत नहीं करना चाहते, वो आपको एसोसिएट डिग्री लेके देंगे, जहाँ बैचलर्स डिग्री भी लेके देंगे कॉलेज में, बट वो कोई भी वर्थ ही नहीं। आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। स्कूल या यूनिवर्सिटी, मैं स्कूल बोलूँगा बिकॉज यूएसए में इसको स्कूल बोलते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको वीज़ा दिला सकती है। और यहाँ पे कोशिश करें अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, उनका कैंपस देखें कितना बड़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहाँ पे परस्यू कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में, उनको चेक करें। बिकॉज सारा डेटा विकीपीडिया के ऊपर होता है। उनका एक्सेप्टेंस रेट आप जरूर चेक करें कि कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितना बड़ा फैकल्टी का स्टाफ है वहाँ पे, वो यूनिवर्सिटी कितना पॉपुलर है, उस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग क्या है, वो यूनिवर्सिटी का लोकेशन कितना अच्छा है, उस यूनिवर्सिटी को क्या वीज़ा ऑफिसर जानता है कि नहीं जानता है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, साउथ कैरोलिना, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस, नॉर्दर्न एरिज़ोना, पर्ड्यू, कैलिफोर्निया, लॉन्ग बीच, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के वीज़ा नाम से ही लिए हैं। मानिए अगर आपसे वो सवाल ये पूछे वीज़ा ऑफिसर, where is this university located, मतलब he is not aware about the location of the university, so there the problem starts। so हमें इन क्वेश्चन से जरूर बचना है। अब करना क्या है, हमें जहाँ तो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, जहाँ मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या है, आपका कोर्स सिलेक्शन। हमने देखा है स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आ रहा है, +2 उसने मेडिकल में किया, आगे कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स उसने +2 में नहीं पढ़ा है। स्टूडेंट ने यहाँ पे बी फार्मेसी की है और उसके बाद वो वहाँ पे एमबीए के लिए जा रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा। हेल्थ में चले जाइए तब भी ठीक है, कोशिश करें फार्मेसी या फिर हेल्थ में ही रहें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। स्टूडेंट ने यहाँ से बीकॉम की और वहाँ पे एमएससी आईटी करने जा रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई कोर्स रेलिवेंसी नहीं है। +2 आपने कॉमर्स में किया, उसके बाद आप नॉन मेडिकल वाले कोर्सेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा रहे हो, रेलेवेंसी आपने ख़त्म किया। सो इम्पॉर्टेंट है, वीज़ा ऑफिसर को लगना चाहिए कि आपको ये स्टडी वहाँ पे काम आएगी। आप क्लास में बैठोगे तो आप इन चीज़ों को समझोगे।
आप क्लास में बैठ के टीचर को परेशान नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें वीज़ा ऑफिसर जरूर देखता है। तो आपकी कोर्स जो है, आपकी प्रीवियस स्टडी, आपकी प्रीवियस जॉब के साथ रेलिवेंट होना चाहिए, आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे आपके फंड्स, आपके फाइनेंशियल्स, आपके स्पॉन्सर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका एक ही सीधा साधा आंसर है कि आप अपने पेरेंट्स को ही हमेशा अपने स्पॉन्सर बनाएं। अगर आपके मदर फादर दोनों है तो दोनों को ही स्पॉन्सर बनाएं कि दैट माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग माई स्टडीज विद दिस मच सेविंग, दे आर हैविंग देयर own this they're having their own business or the job or whatever reason you can tell, that's very important. अगर दूसरे केस में आपके मदर या फादर एक अवेलेबल है, एक अवेलेबल नहीं है, एंड ऐसे केस में आप अपने फादर या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अटैच करें, अपने मदर के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अटैच करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को कॉन्फिडेंस आ सके कि आपके पेरेंट्स आपकी स्टडी को स्पॉन्सर और आपकी फ़ीस को पे कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वीज़ा ऑफिसर के लिए चैलेंजिंग है। जब आपको दिया वीज़ा वहाँ पे जहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसी और वीज़ा में, आप असाइलम के लिए फ़ाइल करते हो तो सारी रिपोर्ट वीज़ा ऑफिसर के पास आती है, तो इनके लिए टफ़ है। अगर आपके स्पॉन्सर में कहीं ना कहीं दिक्कत है तो वहाँ पे चैलेंज है। सबसे बड़ा ब्लंडर तब होता है जब आपकी स्टडीज़ को कोई थर्ड पार्टी स्पॉन्सर कर रही है जिसका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा तभी करें जब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, वो अवेलेबल नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है। दुख की बात है ये मैं कह रहा हूँ, बट स्टिल अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऐसे केस में आप थर्ड पार्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, अदरवाइज़ कभी भी थर्ड पार्टी को स्पॉन्सर ना बनाएं अपना। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने स्पॉन्सर का अच्छा सा हाईलाइट प्रोड्यूस करें, ताकि उस हाईलाइट्स को देख के, उनकी अर्निंग्स को देख के वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे सके। अब चौथा इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका DES 160 जो एक्यूरेटली फिल होना चाहिए, जिसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज जब भी वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है तो उसका ध्यान आप पे कम और उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा होता है। जो आपने DS 160 दिया वही आपके फाइनल डॉक्यूमेंट्स है, वहीं से वो सारा कुछ देख के आपकी प्रोफाइल के बारे में जानेगा। सो इम्पॉर्टेंट है DS 160 को किसी एक्सपर्ट के थ्रू ही फिल कराएं, जहाँ एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशन में अपना DS 160 फिल करें। उसमें स्टोरीज बिल्कुल ना लिखें, रिमार्क्स में लंबे लंबे पैराग्राफ ना लिखें, हाईलाइट्स ऑफ योर प्रोफाइल ही खाली रिमार्क्स में मेंशन करें। वो आपसे पूछ लेंगे अगर उनको ज़रूरी हो आपसे पूछना। उसके बाद हमारे पास है आपकी प्रेजेंटेशन। सो आपका स्टूडेंट इंटरव्यू तभी स्टार्ट हो जाता है जब आप उस दिन एम्बेसी में पहुंच जाते हैं। वहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बी वेरी काम, बी वेरी कूल, बी वेरी कॉन्फिडेंट। वीज़ा ऑफिसर को जाके ग्रीट करें, अच्छा प्रेजेंट करें, उनके क्वेश्चंस को, लंबे आंसर्स तो नहीं बोलूँगा मैं, बट आप फुल आंसर्स मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे उनके फुल आंसर दें। आपसे ये विच यूनिवर्सिटी आर यू गोइंग, डोंट से सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी, से ऑफिसर आई एम गोइंग टू वन ऑफ द रेनोवेड यूनिवर्सिटी इन USA विच इज सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी एंड दिस यूनिवर्सिटी इज फेमस फॉर। सो स्टोरी नहीं बनाना यहाँ पे, बट आपको वन लाइन आंसर से अभी बचना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कन्विंस करने की कोशिश करें वीज़ा ऑफिसर को अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कॉन्फिडेंस से, ताकि वो आपके क्वेश्चन जो आपके आंसर हैं उस आंसर से कन्विंस हो के आपका वीज़ा अप्रूव कर सके। सो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में दें जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, और ये वाले जो रिफ्यूज़ल के कारण हैं इनको बिल्कुल ख़त्म करके इंटरव्यू देने जाएं। थैंक यू।